मैं सुन नहीं पाया, जोर से। I'm saying कि यांगोंग अपना अफीम का जो साउथ एशिया रन कर रहा था वो उसको वापस कर पा रहा था, पाना चाह रहा था, करेक्ट। तो उसमें जो अजीत के फादर है उससे जो फॉर्मूला इजाद करवाया था इट्स बेसिकली उससे ज़्यादा बेटर था, तो वो जापानीज के साथ क्यों कोलैबोरेट कर रहा था? क्योंकि यांगवांग, मेरे दिमाग में यांगवांग के लिए सिर्फ फॉर्मूला इनफ नहीं है। यांगवांग अगर वो फॉर्मूला लेके कलकत्ता में बिजनेस स्टार्ट करे तो ग्रीन गैंग उसके साथ राइवलरी करेगा या कोई उसके साथ राइवलरी करेगा। यांगवांग इज ऑल अबाउट प्लानिंग टू द टी। ये मेरा अपना कैरेक्टराइजेशन है, बिकॉज आई वर्कड ऑन अ होल हिस्ट्री ऑफ यांगवांग। टुडे आई कैन मेक अ प्रीक्वेल ऑफ ब्योमकेश, which is a fantastic film on how Yang Guang sort of came from childhood to now. So Yang Guang ने तरकीब सोची और जो उसने शंघाई में देखी है, शंघाई में 1927, 28, 29, 31, 32 में जापानी आर्मी का राज था। वहाँ पे जापानी कंसेशन होती थी। समझ लो अंधेरी से लेके जुहू तक का एरिया फ्रांस के अंडर है, बांद्रा से लेके परेल तक का एरिया जापान के अंडर है। उस टाइम शंघाई इस तरफ मतलब बटा हुआ था और जापानी आर्मी जो शंघाई को कंट्रोल करती थी वो अपना सारा एक्टिविटी हेरोइन से फंड करती थी। यांगवांग ने ये देखा और यांगवांग ने कहा ये तो अच्छी बात है यार कि मैं सरकार भी हूं और मैं ड्रग स्मगलर भी हूं, तो मेरे देश में ऑलमोस्ट खुल्लम खुल्ला लीगली ड्रग बनेगा और मैं उसका आयात निर्यात करूंगा और मैं सरकारी रूप से सबसे बड़ा दादा हो जाऊंगा। और मेरे सामने कौन आ सकता है? जब मैं सरकार हूं, जब गैंगस्टर सरकार है जो होता है हर वक्त, तो फिर और उसके सामने कोई उसके राइवल गैंग्स की चलती नहीं है। इसीलिए सारे गैंगस्टर्स धीरे 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 पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं। इट्स अ राइवलरी काइंड ऑफ अ थिंग जो कोलंबिया में हुआ। तो यांगवांग वाज पाब्लो एस्कोबार 60 years 70 years before what he was. Yes, in white. No, I'll take that. Yeah. 1, 2, 3. Yeah. Go ahead. My question is वो शादी के कार्ड का क्या हुआ जो मेन ड्राइविंग फोर्स था जिसे वो बीच में फेंक दिया गाने में। वो हावड़ा, वो बस से जा रहा था हावड़ा ब्रिज के नीचे, उसने वो देखा कार्ड और उसने उसके बाद फेंकता है वो सीक्वल में जाएगा उसके पति के पास। नहीं, शादी का कार्ड वो फेंक देता है। शादी का कार्ड आखिरी बार वो देखता है जब डॉक्टर गुहा उसको बोलते हैं कि चलो पुलिस के पास चलें, ठीक है। उसके बाद पुलिस उनको भगा देती है, फिर वो आ जाते हैं, फिर डॉक्टर गुहा की सुन के वो कहानी के अंदर घुसता है। यू सी, एक गली है और ये दिस आई एम प्राउड ऑफ, यू बेटर बी प्राउड ऑफ दिस, कि इस तरफ कहानी से बाहर जाने का रास्ता है और इधर कहानी के अंदर जाने का रास्ता है। और ब्योमकेश बोलता है नहीं मैं इधर जा रहा हूँ। और उसके बाद एक सीन है, क्या पता आप शायद आप मिस कर गए होंगे, कि वो बस में बैठा हुआ है, वो कार्ड देख रहा है और टिकट देखता है और टिकट देखते देखते वो कार्ड को तोड़ मरोड़ के उसको फेंक देता है। उसने अपनी पास्ट लाइफ से काट लिया नाता। ये मेरे को भी नहीं पता। आपको याद है? नहीं, इट्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं जेन्युइनली एक फीलिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि शरदिंदु की किताब में भी कहीं नहीं लिखा हुआ। Sir, you need a song there. सत्य You're not getting it. Bollywood, you need a song for the film. No, he'll get it. No, I think he'll get it because he has got it. Because I think he's asking that शरदिंदु की किताब में भी ना सत्यवती के प्रति ब्योमकेश को कब कुछ मतलब उसका अट्रैक्शन हो कभी लिखा नहीं। बहुत स्वीटली ना फिल्म वो कहानी पूरी हो जाती है। एंड में ना एक दिन ब्योमकेश इतर लगा रहा है और कुर्ता पहन रहा है और बाहर निकल रहा है, और ये शरदिंदु की बहुत बड़ी मतलब बड़प्पन है कि छोटी बात में बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। और अजीत पूछता है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? मैं सत्य की खोज में जा रहा हूँ। अरे हैं? ओह सत्यवती, एंड दैट्स ऑल देयर इज। ओके, तो इस फिल्म में मैं कभी वो दिखाना नहीं चाह रहा था कि कब क्या हुआ। मेरे को लगा कि हो गया, एंड मेनली ये लव स्टोरी है नहीं, डिटेक्टिव स्टोरी है, लेकिन उसमें एक मीठा सा एक रस है पीछे। आई होप दैट्स व्हाट इट फेल्ट लाइक। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने मोहब्बत की है, आपको पता चला है कब मोहब्बत हुई है? नहीं, मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूं, मुझे तो नहीं पता। माई वाइफ इज हियर, वी स्टिल कांट फिगर आउट व्हेन वी फेल इन लव। एक दिन हम अजनबी थे और एक दिन ऐसा आया कि 6-7 साल बीत गए, क्या करें क्या, चलो शादी कर लेते। यू नो, इट्स लाइक दैट। सो वी कांट रियली, वी कैन रिमेंबर मे बी, but I think we remember a state when we are not in love
and then we are in a state when we are in love, whatever that emotion is, and वो बीच का moment थोड़ा सा निकल जाता है. It's a bit like you can never remember when you fall off to sleep. If you see Yashraj film, जहाँ हीरोइन पलटी प्यार हुआ. I'm watching Yashraj film. Okay, we'll take it. कि आपके बहुत सारे रेफरेंस थे जो आपने आदि सर को दिखाया. Sound के लिए, अच्छा साउंड ट्रैक के लिए. सर फिल्म का कलर ग्रेड आपकी पिछली फिल्मों से इसका कलर ग्रेड भी बहुत मुझे लगता है फिल्म प्री प्रोडक्शन में जब रही होगी तो प्लान की गई होगी. जी. उस समय क्या रेफरेंस रहे होंगे या फिर कैसे कैसे कलर ग्रेड की आपको क्या समझ? उस समय का मेन रेफरेंस था कलकत्ता, और कलकत्ता के बारे में लिखी हुई रहस्य रोमांच कहानियाँ. हम जब बचपन में, आप कहाँ के हैं? बिहार से. हम जब बचपन में 70 के दशक में, 80 के दशक में हम जब बड़े हुए थे, हर बंगाली बच्चे का एक कंपेनियन होता था रहस्य रोमांच सीरीज़ की कहानियाँ, डिटेक्टिव कहानियाँ, पुलिस कहानियाँ, इन्वेस्टिगेशन कहानियाँ, क्राइम कहानियाँ, एडवेंचर कहानियाँ, और एक नहीं मतलब लाइन लगी हुई थी किताबों की, और हम पढ़ते थे उसको. उन सब किताबों में बंगाल में एक बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन है इलस्ट्रेशन का. उन सब किताबों में हमारे लिए वो कवर के इलस्ट्रेशन होते थे, बीच के इलस्ट्रेशन होते थे. मैंने शायद वेबसाइट में आपको कुछ दिख भी जाए, और वो इलस्ट्रेशन होते थे कि जो हीरो है वो कोट में, धोती में ऐसे करके बंदूक लेके खड़ा हुआ है, पीछे एक विंटेज गाड़ी है, उसके पीछे गैस लैंप है, कोहरा छाया हुआ है, और हीरोइन की और हीरो के हाथ में एक हीरोइन ऐसे गश खा के गिर रही है, और उन्होंने सूती की साड़ी पहनी हुई है, और वो 1940s का गेटअप है. ये पहला एक हमारा इम्प्रेशन था, और यहाँ से हम चले. दूसरा इम्प्रेशन था नोवार फिल्म्स. ये हॉलीवुड का इम्प्रेशन है. मेन चीज़ है वेनिशियन ब्लाइंड है, वेनिशियन ब्लाइंड से लाइट आ रही है. इसका सोर्स भुखमरी में है. हॉलीवुड में 1940s में कुछ चीप फिल्में बनाई गई थी, बी फिल्म्स बनती थी जिनमें पैसे नहीं होते थे. तो सेट के पैसे नहीं होते थे तो वहाँ पे अंधेरा कर देते थे. सिर्फ अंधेरा करने की जगह किसी अच्छे कैमरामैन ने बोला कि यहाँ पे मैं पैटर्न डाल देता हूँ विंडो का. तो यहाँ से चालू हुआ नोवार लुक. अंधेरा कर दो ताकि दिखने में थोड़ा सा कुछ मतलब राज वाला फील आ जाए, और पैसे भी ना खर्चो कि कुर्सी हमको किराए पे लेनी पड़े या सोफ़ा हमको किराए पे लेनी पड़े. ये दोनों एस्थेटिक्स मिला के हमने ये लुक बनाई. और व्योमकेश बख्शी जिस पैसे में बनी है वो मैं बता नहीं सकता हूँ. वो बॉलीवुड के मीडियम बजट फिल्म के हिसाब से भी काफ़ी कम है. तो हमने इसको एज अ बहुत ही कंट्रोल्ड बजट फिल्म बनाया, और मैं बताऊंगा तो फिर थोड़े से हमारे सीक्रेट निकल जाएंगे बाहर. Okay, yes sir. As you said, in the film, you were more interested in the film. You're not interested in the Japanese attack as such, but you were more interested in the relationship or the game between your Yomkesh and Yongwang, your villain. So, although what I'm saying is changes the whole broad stroke of the film. Who? But did you ever, were you ever tempted to do reveal it to the audience who Yongwang was much earlier Okay. than you did? No. Because for me the last 10 minutes became much more live-waiting when everything was just out there. Right. No, I didn't, because for me it was a conventional format. A large part of the film and its exposition, no, its movement forward is how Byomkesh does it, because that's essentially the chief joy, the main stake, beefsteak of a detective film, how he does it. In fact, in most detective films, it ends with this long explanation where the detective says, "This is how I caught the villain." Satyajit Ray himself has said that I hate making detective films because of that scene where the detective comes and listen. My challenge, Hitchcock never made films which were and where angels fear to tread, so my challenge was, and I'm pretty happy about it. I'm not happy about anything else. I'm pretty happy about the fact that I took upon myself the challenge that last exposition scene should be more or less the most memorable scene of the film, though there's not a soul who's hitting, there's not a soul moving, everybody's sitting and talking. And then I wanted to upend that last exposition scene by changing the rules, where the villain is saying, "Oh, you caught me.
now tell them how wonderful I am. Now you tell. And he's actually egging him on. His ass में move. बताओ आप बताओ मैंने कैसे किया देखो और एंड द वे ही सेड देखो देखो मेरा बेटा कैसे बोल रहा है. So that's one. And then last, surprise the exposition, this explanation scene by Anguri's brutal murder and show the final insanity of Yang Guang कि ये normal नहीं है. He is not ordinary. And then go into that. फिर क्या हुआ क्या बताऊं? You know that zone. So don't forget. Okay. I've seen the movie twice and I loved it, but I still have two questions. First one, what were you most interested in while making the movie? A. Bakshi's character, B. 1942's Calcutta, or C. The plot around Yonga. Full multiple You, choice question. no. You've got it. You've got it. The flaws in the film are purely a result of the director's inability to keep all the balls flying in the air. कभी ये गिरती है तो ये पकड़ता हूँ, कभी ये गिरती है तो वो पकड़ता हूँ. It's too ambitious a film, which almost killed me while I made it, but I'm glad I made it. And these three themes keep competing with each other. But if you ask me now, the driving impetus of why I made this film is to give the audience this kind of a feeling and this kind of a feeling, and at the end, an immortal line by Rabindranath कि शेष होइया होइलो ना शेष, means खत्म हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ. That kind of a thing. These were my emotional drivers to do this. So I was saying I knew who was the killer, Neeraj Kavi, before watching the film. Blame it on friends or whatever. But to when I watched the film, it seems like, as you were saying, it's too ambitious. You're trying too much on the platter, and so the plotting seems convoluted as well. By the time I'm interval, I say, okay, you got that film, then what will you do? They say, oh, नहीं ये नहीं है, इसकी कोई और एक कहानी है. So in terms of writing, when you're plotting, you and Urmi, what is the writing process like? And how were you plotted first, or okay, let's hide how much we can hide? और से नहीं इंटरवल तक होगा और कुछ ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत सिंपल हो जा रहा है. What was the process? It's the most bloody, savage, horrible, acrimonious, contentious, exhausting process that I can ever imagine, right from Oilaki days. And every time Urmi and I take up an aim which is almost impossible to fulfill. Like today, he's this champion of Oilaki. Let me remind you, and this is the case with all my films, and it's rightly so because all my films are basically failed experiments. When Oilaki came after, No, you have been darling. This is on the middle ground. Before this, you have been darling of all the film buffs and the reviewers. You can't deny that. that's your problem. No, that's not my problem. But I'm saying. अरे वो जो डार्लिंग बनाया है वो आप लोगों ने बनाया, ठीक है? और वो ओलो में क्या फेल हुआ था? ओलो वर्कड एट ऑल लेवल. मैं आपको बताता No, हूँ, when it came out. मैं आपको बताता हूँ. अगर अटैक नहीं होता वो पिक्चर चलती मैं बहुत ज्यादा चलती. और उससे क्या होता, पिक्चर चलने से पिक्चर अच्छी हो जाती. अच्छी तो थी ना, क्या खराबी है उसमें? नहीं, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, आप सुनो मेरी बात ध्यान से. खोसला के बाद जब ओइलकी आई, दो चीज़ों में लोगों के चेहरे फक पड़ गए. और ये मैं आपको आज बैठ के ड्रामा कर लेके नहीं बोल रहा हूँ. माई वाइफ इज़ हियर एंड आई विश यू नो सम अदर कलीग्स. रिचा, Yeah, I think she's not here. You're just playing. I think she got bored. Oh, there she is. Okay. Okay, we trust you now. खोसला के बाद जब ओइलकी बनी, दो चीज़ें हुई. फर्स्ट इज द पीपल हु वर एक्सपेक्टिंग अ रिपीट ऑफ खोसला got tremendously shocked by the dark subversiveness of Oilaki. Now that is where Parel and Karol Bagh got disappointed. आप लोग बहुत खुश हो गए क्योंकि ये डार्क हो गया, सबवर्सिव हो गया, ठीक है? मजा भी तो था पर मजा नहीं मजा तो था. नहीं, मैं मानता हूँ, चुप बोलने दे यार. नहीं मैं मानता हूँ ह्यूमर था. I can't tell you how many people when they saw the film and they were all right. Where's the hero's journey? It's Platoing. Where is the plot going? There is no plot. No. Studio ने कभी नहीं बोला ये.
रोनी ने बैठ के बोला कि यार मुझे तो फिल्म बड़ी सीमलेसली लग रही है, लगा दो. That was Ronnie's. Those were Ronnie's. And the film buffs, the intellectuals, repeated screenings, bloody brutal screenings, brutal screening. ये तो हीरो की जर्नी नहीं है, इसमें प्लॉट पॉइंट्स नहीं है, इसमें यहाँ से नहीं, और नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, right, Vasan? The whole point was to नहीं हो रहा है. Every time Urmi and I take up a script premise and somehow we end up breaking it, not because we are rebel patriots or some shit like that, because we don't know any better. तो वहाँ पे plotting filmmaker, you must understand this. Bollywood definitely is a script oriented. Just to clarify, script you means, I mean, to my reading to your films, gradually it's looking like form is dictating content. Do you mean content as a script or script as in stories? What do you mean? Both. Okay. Both actually. Actually, screenplay is the perfect merger of form and content. Right. Okay, so I am trying to. No, I'm not definitely doing it. I'm blundering about it. Is that I'm not a script-oriented director, nor am I a good a writer-director. I always write with a co-writer because I have shitty ideas and I have no sense of scale or balance when it comes to writing. And I know directors who have this sense of economy and scale. And their films are story delivering mechanisms, rightly so, story delivery mechanisms. I'm trying to make films which are not story delivery mechanisms, which are dream state delivery mechanisms. You know, I mean, We'll take it as mixed art form installation then. huh? We'll take it as mixed art form installation. No. Okay, let me sort of, you know, this. No, because You're seeing a story. You're seeing a story. No, Deepankar, craft-wise, you're light years ahead of. No, I'm not talking about that. I'm talking about a story. Yeah. ऐसे I get what you're saying, which others ऐसे do होता है. seamlessly. Now what happens in cinema is the only thing where your subconscious plays a role. When you're reading, your conscious plays a role. When you're reading, your conscious plays a role. And writers, huge, big, strong writers like Lawrence or like many other writers in Bengali, you won't know, who have tried to break that conscious mind by doing stream of consciousness or stream of thought writing, correct? Correct? In cinema, when we see, it's already stream of consciousness. You are seeing a parallel universe. You are seeing something that is almost like life, okay? In a situation like that, now think of when you dream. I'm not bullshitting, guys. I'm just trying to tell you where the problems of my script writing come from. When you dream, you do not remember going from one room to the other. You remember one room, you remember the other room. You know the best visual description of a dream? Tintin. Tintin comics में, Tintin in Tibet में, Tintin is dreaming and you can see those dreams and the panels abruptly change from one to another to another to another. And that when I saw was perfect, you know, understanding of a dream. So the film is the closest to a dream. I'm sitting here talking, cut to your room and you're discussing what happened today. That doesn't happen in real life because there's a constant thread. But in films, it's like dreams. I'm trying to see how can I move closer to the dream state, and you have to agree that Byomkesh Bakshi is a little more dreamy than my other films. So that's what I'm trying. That's all. And Khosla is the most plot-driven film. Khosla is my most. That is the first film. So. Most plot-driven film, but such excellent writing by Jaideep Sahni that the plot is totally hidden. You don't get to see Yeah, the character stands out. You remember everyone. You remember everyone and you don't remember the very designed plot. It looks very spontaneous, but it's very designed. So that's Jaideep Sahni's So where do you gene. go from here now? I go to Bhutan or Sikkim. Will you make the sequel? I told you na, that I have to think how to make the sequel so that again I can give a surprise or a shock. I want to. Yangwang and Byomkesh are not over. But उसके पीछे बहुत से realistic भी हो गए कि How have they
reacted to the film? Are I wouldn't be speaking to you that I want to if, you know, YRF and I hadn't decided that we want to. But when, how, what, we'll need to see. We'll need to see. Yeah, you're saying something. Yeah. I'll take one last question if someone has, otherwise this is the. हाँ, if you see Okay. this movie, like sight जो हमको मतलब visual जो भी दिख रहा है, it's very period correct. और अगर मैं ये movie के लिए जाता हूँ with a blank slate without watching any of your pre-release interviews कि purist को अच्छा नहीं लगेगा and blah blah blah. तो व्योमकेश प्योरिस्ट को अच्छा नहीं लगेगा. okay. सिनेमा प्योरिस्ट का कुछ मतलब नहीं है. और साउंड से आपने इसको हर तरीके से तोड़ने का ट्राई किया है, लैंग्वेज, म्यूजिक, एवरीथिंग. तो एट द एंड देयर इज अ सीन, ही सेज हाँ सबके साथ धोखा हुआ है एंड द रिप्लाई इज बंगाली समोसा भूल गया. सो आई डोंट नो इफ आई एम रीडिंग टू मच और लाइक, तो इज देयर एनी सिंबोलिज्म दैट कि हाँ ऑडियंस के साथ भी वहाँ धोखा हुआ है और अपने उसको कुछ नहीं, इतना नहीं सोचा था, लेकिन हाँ. बोलिए हाँ बोलिए हाँ. ओ वो इंटरेस्टिंग लगा. हाँ सही. नहीं, जो आपने अच्छी बात पूछी वो ये है कि ऑडियंस को सडनली एक धक्का लगना चाहिए कि अब तक ये जो बोल रहे थे ये बंगला बोल रहे थे. हाँ. हमको सिनेमा के मैजिक से हिंदी लग रहा था, क्योंकि बार बार मेरे को पूछा गया कि हम कोई बंगाली एक्सेंट डाल रहे हैं क्या, हम कोई शोती उरी बाबा ये सब बोल रहे हैं क्या. सो उससे क्या होता था कि यू वुड हैव क्लाइम्ड आउट ऑफ द फिल्म. सिंपल एग्जांपल, गांधी फिल्म में इंग्लिश बोलते हैं. ऑफ कोर्स हमने हिंदी में डब की है उसको, लेकिन गांधी फिल्म में इंग्लिश बोलते हैं, नेहरू के साथ इंग्लिश बोलते हैं, अपनी बीवी कस्तूरबा गांधी से इंग्लिश बोलते हैं, एटनबरो की गांधी में. करेक्ट. गांधी तो घर में गुजराती ही बोलते होंगे. करेक्ट. लेकिन हमने उनको इंग्लिश बोलते हुए सुना क्योंकि वो इंग्लिश फिल्म थी. रसल क्रो जब ग्लैडिएटर फिल्म में बात करते हैं एकदम पक्का हॉलीवुड एक्सेंट में इंग्लिश बोलते हैं, लैटिन नहीं बोलते. लेकिन मैक्सिमस लैटिन नहीं बोलता होगा. करेक्ट. तो सेम हियर वो हिंदी बोल रहे हैं लेकिन वो एक्चुअली बंगला है, और वो हमारा सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है. और ऑडियंस और फिल्म मेकर के बीच में एक पैक्ट है कि अब हम बंगला खेलेंगे. सो दैट्स द रूट ऑफ जैसे वो फिल्म. चाइनीज मोटे हाथी उसको बोलता है वो इसलिए अलग फिल्म में था वैसे वो भाई. वो नहीं, वो बंगला बोल रहा है जब वो मोटे हाथी बोल रहा है, क्योंकि वो कलकत्ता का चाइनीज़ है. कलकत्ता के चाइनीज़ भी उतनी अच्छी बोलते हैं जितनी अच्छी वो हिंदी और बंगाली बोलते हैं. आपने एक चीज़ देखी होगी, चाइनीज़ जिस देश में जाके रहते हैं उस देश की भाषा बहुत अच्छी बोलते हैं. मैं आपको बताता हूँ, उर्मी जुवेकर जो इस फिल्म की राइटर हैं, उनके हस्बैंड है चैंग. वो चाइनीज़ है, एथनिक चाइनीज़. ओके. लेकिन वो घर में शुद्ध मराठी बोलते हैं उर्मी के साथ. अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ. उर्मी और उर्मी के हस्बैंड नहीं, चैंग और चैंग की सिस्टर जो चाइनीज़ है, जो पूना बॉम्बे में पैदा हुआ है, वो न्यूयॉर्क के सबवे में जा रहे हैं. चैंग की सिस्टर न्यूयॉर्क में रहती है और चैंग बम्बई से गए. ओके. वो वहाँ पे वो सब में या दैट्स मे यांग चैंग. आई एम टॉकिंग अबाउट माय राइटर्स हस्बैंड चैंग हु इज अ चाइनीज़ आल्सो. वो न्यूयॉर्क के सबवे में, वो सब चाइनीज़ देखते हैं और न्यूयॉर्क में बहुत से चाइनीज़ रहते हैं. वो शुद्ध मराठी में बात करते हुए न्यूयॉर्क के सबवे से जा रहे हैं और उनके पीछे एक आदमी उनको ऐसे देख रहा है ये क्या हो रहा है. सो इट्स दैट एक्सपीरियंस के कुछ फिल्टर आ गया क्या, यू नो. सो इट्स लाइक दैट. Okay, one last question. I'll take that. You're done? नो. Okay. अच्छा, और साउंड ट्रैक जैसे आपने बताया कि ऑलरेडी आपको सारे गाने पता थे आप कि किस टाइम पे कैसे क्या प्ले करने वाले हो. या तो एडिट पे करते हैं ना, एडिट पे जब स्पॉटिंग करते हैं उस टाइम करते हैं. ओके, सो ऐसा मतलब राइटिंग के टाइम में नहीं था कि ये सीन होगा मुझे बोल के शिमला बजाना है, यहाँ जाना, ऐसा कुछ नहीं. गाने तो थे ही नहीं ओके. उस टाइम पे. ये सारे गाने जब आधा हमारा एडिट प्रोसेस ख़त्म हो गया तब जाके विकास ने पूरी इंडिया से करीब 200 इंडी बैंड्स के गाने मंगवाए और उनको सुन के फिर हमने चुने.